गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आज हम आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक पंखुड़ी का पाठ 3 पढ़ने वाले हैं, जो कि है संधि। संधि किसे कहते हैं? संधि संस्कृत भाषा का शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है मेल, मिलाप या जुड़ना। जब दो शब्द पास पास आते हैं तो पहले शब्द की आखिरी ध्वनि और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि परस्पर मिल जाती है। इससे जो परिवर्तन होता है उस ध्वनि में, उसे संधि कहते हैं। जैसे महा प्लस आत्मा, यदि इनको एक साथ बोला जाएगा जैसे महात्मा महात्मा, तो दोनों ध्वनियाँ मिलकर एक ध्वनि हो जाएगी। इस प्रकार पहले शब्द की अंतिम ध्वनि आ और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि आ से मिल गई और इस प्रकार एक नया शब्द महात्मा बना। यही संधि है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दो ध्वनियों के पास पास होने पर उनके मेल से जो विकार अथवा परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। अब संधि विच्छेद, तो संधि युक्त जो शब्द हैं उन्हें अलग अलग करके लिखना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे देवालय संधि युक्त शब्द है, इसमें दोनों शब्दों को जब अलग करेंगे तो वह कहलाएगा संधि विच्छेद। जैसे देव प्लस आलय, सुरेश का जब संधि विच्छेद करेंगे शब्द का तो सुर प्लस ईश, और इसी तरह हितोपदेश का हित प्लस उपदेश, इस तरह संधि विच्छेद को दर्शाया जाता है। अब आगे देखते हैं संधि के भेद। तो संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यानी संधि जो है वो 3 प्रकार की होती है, स्वरों के बीच, व्यंजन के बीच और विसर्ग की संधि। सबसे पहले हम देखेंगे स्वर संधि को। तो दो स्वरों के आपसी मेल से होने वाला विकार या बदलाव स्वर संधि कहलाता है। जैसे हिम प्लस आलय, जिसमें अ और आ के स्वर हैं, ये मिलकर आ बनेंगे तो ये शब्द बनेगा हिमालय। इसी प्रकार दीप प्लस अवली दीपावली, विद्या प्लस आलय विद्यालय। तो पहले उदाहरण में अ प्लस आ मिलकर आ बन जाता है, तथा दूसरे उदाहरण में दीप शब्द की पहली ध्वनि अ और अवली शब्द का अ मिलकर आ बन जाता है। उसी तरह विद्या का आ और आलय का आ मिलकर आ बन जाता है, इसीलिए यहाँ स्वर संधि बनी है। अब जो स्वर संधि है उसके भी 5 भेद हैं। सबसे पहले दीर्घ संधि, फिर गुण संधि, फिर वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि। इस प्रकार स्वर संधि को 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले दीर्घ संधि को देखते हैं। जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर उसी के ह्रस्व या दीर्घ स्वर से परस्पर मेल करते हैं तो वे दीर्घ स्वर बन जाते हैं। तो जब हमने दूसरा चैप्टर जो वर्ण विचार है उसे पढ़ा था, तो हमने देखा था कि जो वर्ण हैं उन्हें 2 भागों में बांटा गया है। उसके 2 भेद हैं वर्णों के, स्वर और व्यंजन। स्वरों को भी 3 भागों में बांटा था, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, जिन्हें बोलने में बहुत कम समय लगता है, वे ह्रस्व स्वर कहलाए। और दीर्घ स्वर जिन्हें बोलने में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है। और इसी तरह तीसरा प्लुत स्वर था, जिसे बोलने में इन दोनों से अधिक समय लगता है, यानी ह्रस्व स्वर से तिगुना और दीर्घ स्वर से दुगना समय लगता है। तो यहाँ पर जब हम स्वर संधि करते हैं तो जब ह्रस्व या ह्रस्व स्वर आए, या ह्रस्व और दीर्घ या दीर्घ और ह्रस्व स्वर आए, तो वे मिलकर दीर्घ स्वर में बदल जाते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, आ प्लस अ मिलकर आ बनेगा, जैसे विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, यथा प्लस अर्थ मिलकर यथार्थ। इसी तरह अ जो कि ह्रस्व है और आ दीर्घ स्वर है, तो ये दोनों मिलकर भी आ बनेंगे दीर्घ स्वर में। जैसे सत्य प्लस आग्रह सत्याग्रह, धर्म प्लस आत्मा धर्मात्मा। तीसरा उदाहरण है आ प्लस आ का, जो कि दोनों ही दीर्घ स्वर है। इन दोनों के मिलने से भी दीर्घ स्वर ही बनेगा। जैसे वार्ता आलाप मिलकर वार्तालाप बना, कारा प्लस आवास मिलकर कारावास बना। अब दोनों अगर ह्रस्व स्वर हो, जैसे अ प्लस अ, तो ये भी आ बन जाएगा। जैसे भाव अर्थ मिलकर बना भावार्थ, परम प्लस अणु मिलकर बना परमाणु। इसी तरह ऊ और ऊ दोनों ही ह्रस्व स्वर हैं, इनसे मिलकर दीर्घ स्वर यानी ऊ बनेगा। जैसे सु उक्ति सूक्ति, लघु उत्तर लघु उत्तर,
इसी प्रकार ह्रस्व ई और दीर्घ ई मिलकर दीर्घ ई में बदल जाएंगे, जैसे रवि प्लस ईश रवीश, गिरी प्लस ईश गिरीश। इसी प्रकार दीर्घ ई प्लस ह्रस्व ई आएगा तो भी दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाएगा, जैसे मही प्लस इंद्र महेंद्र, शची प्लस इंद्र शचींद्र। दोनों ही स्वर दीर्घ हो, जैसे ई तो भी मिलकर ये ई ही बनाएंगे, दीर्घ ई ही बनाएंगे, जैसे नदी ईश नदीश, रजनी ईश रजनीश। इसी प्रकार अगर दोनों ही स्वर ह्रस्व हो, जैसे ई तो ये दोनों भी मिलकर बड़ी ई यानी कि दीर्घ स्वर में बदल जाएंगे, जैसे कवि प्लस इंद्र कवींद्र, अभि प्लस इष्ट अभीष्ट। तो ये थी दीर्घ संधि। अब देखते हैं गुण संधि। अ या आ के बाद यदि ह्रस्व ई दीर्घ ई ह्रस्व उ या दीर्घ उ आए या फिर री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए ओ या अर बन जाते हैं। अ के साथ में ई आया तो ए बनेगा, ई के अ के बाद यदि उ आया तो ओ बन जाएगा, और यदि अ के बाद री आया तो अर बन जाएगा। जैसे अ और ई मिलकर ए बना, जैसे गण प्लस ईश गणेश, परम प्लस ईश्वर परमेश्वर। इसी के साथ अ के साथ में ह्रस्व ई आया तो भी ई ए बनेगा, जैसे नग नर प्लस इंद्र नरेंद्र, स्व प्लस इच्छा स्वेच्छा। आ के साथ यदि ह्रस्व स्वर आया ई का तो भी ए बनेगा, जैसे महा प्लस इंद्र महेंद्र, राजा प्लस इंद्र राजेंद्र। अब दोनों ही स्वर यदि दीर्घ है आ और ई तो भी ए ही बनेगा, क्योंकि आ के साथ में ई आएगा तो ए ही बनता है। महा प्लस ईश महेश, उमा प्लस ईश उमेश। इसी तरह यदि अ के साथ में उ आया तो ओ बन जाएगा। जैसे उदाहरण देखते हैं, नव प्लस उड़ा नवोड़ा, जल प्लस उर्मी जलोर्मी। इसी तरह अ के साथ में ह्रस्व अ आया तो ओ बनेगा, जैसे पर उपकार परोपकार, चंद्र प्लस उदय चंद्रोदय। आ के साथ री आया तो अर कैसे बनेगा, जैसे महा प्लस ऋषि महर्षि, वर्षा प्लस ऋतु वर्षतु। इसी तरह अ के साथ भी रही आया तो अर बनेगा, जैसे देव प्लस ऋषि देवर्षि, राज प्लस ऋषि राजश्री। आ और दीर्घ उ के साथ में दोनों को मिलाएंगे तो भी ओ बनेगा, जैसे महा प्लस उर्मी महोर्मी, सरिता प्लस उर्मी सरितोर्मी। अब देखते हैं वृद्धि संधि। अब जो गुण स्वर संधि में स्वर बने थे, या जो संधि के समय जो नए स्वर आए, उन्हीं को यदि ह्रस्व स्वरों के साथ में अ और आ के साथ में उन्हें रखा जाएगा तो ये दीर्घ यानी बड़े मात्राओं में बदल जाएंगे, जैसे ए का आई और ओ से औ बन जाएगा। जैसे अ के बाद ए या अ या ओ या औ आएगा तो मिलकर ये ए आई और औ बन जाएंगे। जैसे उदाहरण देखते हैं, अ के साथ अय आए तो मत ऐक्य हो जाएगा, परम ऐश्वर्य परमेश्वर्य हो जाएगा। इसी के साथ अ के साथ में यदि औ आया तो भी औ ही रहेगा, जैसे परम औदार्य परमोदार्य, वन औषध वनौषध रहेगा। इसी के साथ अ के साथ यदि ए आता है स्वर तो आई बन जाएगा, जैसे एकैक्य बन जाएगा, लोक ऐषणा लोकेशणा बन जाएगा। और यदि आ के साथ में औ आए तो भी ये परिवर्तित होकर औ बन जाएगा, जैसे महा औषध मिलकर बना महौषध, महाम औदार्य मिलकर बना महोदार्य। तो यहाँ पर महाम नहीं है, महा है, महा प्लस औदार्य महोदार्य। आ के साथ ए आया तो आई बन जाएगा, तथा एव तथैव सदा एव सदैव। तो ये थी वृद्धि संधि। अब देखते हैं यण संधि और अयादि संधि को। इन दोनों को एक साथ देखते हैं ताकि दोनों का मुख्य अंतर आपको समझ आ सके। यण संधि में य से या व से पहले जो स्वर होते हैं वो आधे हो जाते हैं।
हलंत के साथ आते हैं तो वहाँ पर यण संधि होती है, जबकि अयादि संधि में य या व तो आएंगे, लेकिन उनके पहले वाले जो स्वर या व्यंजन होंगे वो आधे नहीं होते। तो सबसे पहले देखते हैं यण संधि। यण संधि में ई, उ, और री के बाद यदि दूसरा अन्य स्वर आए तो ई का य में और उ का व और री का र हो जाता है। जैसे ई प्लस ए के साथ ये बन जाएगा प्रति प्लस एक प्रत्येक। यहाँ पर य के पहले जो व्यंजन था उसमें से स्वर निकल गया, इसीलिए ये आधा रह गया, हलंत के साथ रह गया, तो इसे आधा दर्शाया गया है। इसी के साथ वधु एषण वध्वेषण हो जाएगा। ई या प्लस आ होगा तो या बन जाएगा, जैसे इति प्लस आदि इत्यादि। परि प्लस आवरण पर्यावरण। यहाँ पे परि के साथ में जो अंतिम स्वर था ई वह रैग पे था, र में से ई का स्वर निकल गया तो वह हलंत युक्त र रह गया, तो ये रेफ के रूप में य पे लग जाएगा। इसी प्रकार ई प्लस अ य बन जाएगा। यदि प्लस अपि यद्यपि। अति प्लस अधिक अत्यधिक। इसी प्रकार ई के साथ यदि उ आएगा तो यू बन जाएगा ऊपरी उक्त उपर्युक्त। अभि प्लस उदय अभ्युदय। और उ का प्रयोग देखते हैं। उ के साथ यदि अ आया तो व में किस तरह परिवर्तित होता है। सु प्लस अच्छ मिलकर स्वच्छ बना, सु प्लस अभिमान मिलकर स्वाभिमान बना। इसी तरह अंतिम स्वर संधि अयादि। ए ऐ ओ औ के बाद यदि कोई अन्य स्वर आए तो ए का अय हो जाएगा, ए का आय, ओ का औ और औ का आव हो जाता है। जैसे ए प्लस अ मिलकर अय हुआ, जैसे शे प्लस अन शयन, चे प्लस अन चयन। इसी तरह ए ऐ प्लस अ आय बनेगा, जैसे विनय प्लस अक विनायक, ने प्लस इका नायिका। ओ के साथ में अ आया तो अव बनेगा, जैसे भो प्लस अन भवन, पो प्लस अन पवन। इसी प्रकार औ के साथ ई आया तो आव बनेगा, जैसे आव। नो प्लस इक नाविक, पो प्लस अक पावक। तो ये थी हमारी स्वर संधि। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पढ़ेंगे अगले भाग में।